क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा सेट में, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो 6 to लेके 8 तक बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है, वो करनी ही है। उसके बाद भी तुम चीज़ें एडवांस पढ़ सकते हो। तो इसके बाद मेरा काम रहेगा क्वेश्चन सोल्व करवाने का। ठीक है, अब देखो बीजे व्यंजक वाला, इसमें देखो 6th क्लास में अपन पढ़े थे, सिंपल लीनियर वाला पढ़े थे अपन उसमें। मैं फिर बता रहा हूँ, इससे लैंग्वेज जो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे एज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इससे वो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे हम x+3 y-5 4x+5 10 y-5 इत्यादि जैसे सरल बीजीय व्यंजकों से परिचित हो चुके हैं। कक्षा 6 में हमने देखा था कि व्यंजक किस प्रकार पहले और समस्याओं को एक सुव्यवस्थित प्रकार से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। हम सरल समीकरण वाले अध्याय में भी व्यंजकों के अनेक उदाहरणों को देख चुके हैं। बीजगणित में व्यंजकों की एक केंद्रीय अवधारणा माना जाता है। यह अध्याय बीजीय व्यंजकों से संबंध होगा। जब आप इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं और उन्हें किस प्रकार संयोजित किया जाता है, मिलाया जाता है। इनके मान हमें कैसे ज्ञात कर सकते थे, इनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। अब हम भली बातें जानते हैं कि एक चर क्या होता है। चरों को व्यक्त करने के लिए अक्सर एक्स वाई एल एम इत्यादि प्रयोग करते हैं। एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, इसका मान निश्चित नहीं होता। दूसरी ओर अचर एक मान निश्चित होता है, जैसे अचर के उदाहरण ये है। ठीक है, हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे मान लो कि x+3, इसके लिए हम योग, व्यंकलन, गुणन, विभाजन की संक्रिया का प्रयोग करते हैं। हम 4x+5 10 y-20 जैसे व्यंजक पहले देख चुके हैं। व्यंजक 4x+5 x के चर का प्रयोग से बना है, जिसमें पहले चर x को 4 से गुणा करके फिर उसमें गुणनफल में 5 जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार 10 y-20 पहले y को 10 से गुणा करके फिर उसमें से 20 घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये एज वाले, मैं फिर बता रहा हूँ, एज वाला क्वेश्चन हर साल आता है, उसमें काम आएगा ही। उपरोक्त व्यंजक चरों और अचरों को संयोजित करके प्राप्त किए गए थे। हम व्यंजकों चरों को उन चरों से अथवा अन्य चरों से संयोजित करके भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया गया। बस ये लैंग्वेज समझो। जैसे x² आएगा तो क्या हुआ होगा, x को x से गुणा किया गया होगा। ठीक है, अब मान लो y², पहले 2y² है तो पहले y को y से गुणा किया गया होगा, फिर 2 से गुणा किया गया होगा। ऐसे करके सब आए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये देखो ये कैसे आएगा, पहले x को y से गुणा किया गया, फिर इनको 4 से गुणा किया गया, प्लस इसमें 7 जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ऐसे नॉर्मल है। ये थोड़ा ये अपने काम का भी है नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि कैसे आया हुआ। मैंने लैंग्वेज को कैच करना, वो आएगा आगे क्वेश्चनों में। अभी तक हमने पढ़ा है कि व्यंजक किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब हम उसे एक सुव्यवस्थित रूप में रखेंगे। इसके कार्य के लिए हमें जानने की आवश्यकता है व्यंजक के पद और उनके गुणनखंड क्या होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट था, तो उनके अर्थ क्या है। जैसे व्यंजक 4x+5 पर विचार कीजिए। इस व्यंजक को बनाने के लिए हमने अलग से 4 और x को गुणा करके 4x बनाया, फिर इसमें 5 जोड़ दिया तो 4x+5 बन गया। इसी प्रकार व्यंजक 3x² + 7y पर विचार कीजिए। यहाँ हमने पहले अलग से 3x और x को गुणा करके 3x² बनाया, फिर हमने अलग से 7 और y को गुणा करके 7y बनाया और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, आप पाएंगे कि हम जितने भी व्यंजकों पर कार्य करते हैं सभी इस रूप में देखे जा सकते हैं। इनके भाग होते हैं जो अलग से बनाए जाते हैं, फिर जोड़ दिए जाते हैं। व्यंजकों के इस प्रकार के भाग जो पहले अलग से बनाए जाते हैं फिर जोड़ दिए जाते हैं, इस व्यंजक के पद कहलाते हैं। तो ये सब याद रखना, ये सब पद है। हम कहते हैं दो पद, जैसे 4x² - 3xy, तो 4x² में जो है 4x और x का ये गुणनफल है, अर्थात -3x में -3x और y गुणनफल है। व्यंजकों बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। जैसे ये अलग अलग पद, इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें इनको अलग से इनको बनाने के लिए इनको जोड़ दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा। ध्यान दीजिए कि पद में ऋण चिन्ह सम्मिलित होता है। व्यंजक जैसे 4x² 3xy न लेकर अपन ये लेते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। इसलिए हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा या घटाया जाता है। इसके लिए केवल यह कहना पर्याप्त है कि पदों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आएगा व्यंजक ये होता है, पद ये जैसे अलग अलग हो गए। ठीक है, अब इनके जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड मतलब कितना, जैसे 4 कैसे बना है वैसे ही इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये सब काम आएगा आगे। एक पद के गुणनखंड हमने ऊपर देखा था कि व्यंजक 4x² - 3xy के 2 पद है, 4x² - 3xy। पद 4x² के 4xx गुणनफल है, जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, छोड़ो यहाँ से आगे बढ़ो।
ये चीज़ याद रखना कि देखो ये व्यंजक कहलाता है, फिर व्यंजक को पदों में तोड़ा जाता है, ये देखो पदों में तोड़ा इनको, फिर इनके फैक्टर याद रखना, जैसे 5 इंटू एक्स वाई जी कैसे प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से ये लिखा जाता है। ये भी अपने अभी काम का चीज़ नहीं है। अब देखो गुणांक कोफिशिएंट चीज, हम एक पद को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना सीख चुके हैं। इनमें से एक गुणनखंड संख्यात्मक हो सकता है तथा अन्य बीजीय हो सकते हैं। देखो जैसे इसमें ये देखो, ये जो गुणनखंड आया है ये बीजीय है और ये इसका कोई मान है फिक्स, ठीक है। तो वो उसी की बात कर रहे हैं। इस संख्यात्मक गुणनखंड पद को संख्यात्मक गुणांक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या केवल गुणांक कहते हैं। तो ये जो है गुणांक होगा, जैसे यहाँ पे 4 है ये गुणांक होगा, ठीक है। इसे शेष पद जो स्पष्ट बीजीय गुणनखंडों गुणनफल है तो गुणांक भी कहते हैं। इस प्रकार 5xy में से xy का जो गुणांक है वो 5 है, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई नहीं, ठीक है, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे -7 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से पढ़ना सीख लेना तो नॉर्मल है। पर याद रखना कि माइनस चिन्ह जरूर लेना है। जब किसी पद का गुणांक +1 होता है तो प्राय से लिखते समय छोड़ दिया जाता है। उदाहरणतः 1x को x लिखा जाता है और 1x² y को x ऐसे लिखा जाता है। मतलब 1 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं, अपन समझ जाते हैं कि 1 ये है, ठीक है, -1 ये है। तो ये चीज़ याद रखना। कभी कभी शब्द गुणांक प्रयोग एक अधिक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। इस रूप में हम कहते हैं कि 5xy में xy गुणांक 5 है और 5y का गुणांक x है और 5x का गुणांक y है, ठीक है। तो 10x² y में अपन क्या करेंगे, गुणांक जो है 10 है इसका, और चाहे तो 10y² का गुणांक जो है x है। ठीक है। इसी प्रकार इसे अधिक व्यापक रूप में गुणांक के संख्यात्मक गुणनखंड हो सकता है या एक बीजीय गुणनखंड भी हो सकता है। ये चीज़ याद रखना, कोई जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो। वो जैसे यहाँ पे 10y² का गुणांक जो है x ले रहे हैं अपन, तो बीजीय गुणनखंड भी हो सकता है या दो से अधिक गुणनखंडों का गुणनफल भी हो सकता है। इसे शेष गुणनखंड के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन करोगे तो सब चीज़ें समझ जाओगे क्या क्या चीज़ है इसमें, संख्यात्मक गुणनखंड क्या है, देख के कर लेना, नॉर्मल। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी ये भी अपने काम का चीज़ नहीं है, अपने काम का चीज़ है थ्योरेटिकल जो चीज़ें समझना उसको। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित समान पदों समूह बनाइए। वो छोड़ो, समान और असमान पद क्या होता है। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो तो वे पद समान पद कहलाते हैं। जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो असमान पद कहलाते हैं। उदाहरणतः व्यंजक जैसे 2x - y - 3x + 5xy - 4, ठीक है। में पद है, जैसे पद कौन कौन से ये हो गए, ठीक है। और 2xy के गुणनखंड देखिए, इसका ये गुणनखंड आ गया और इसके गुणनखंड ये है। इस प्रकार इनके बीजीय अर्थात वे जिनमें चर है गुणनखंड एक ही है, इसलिए ये समान पद है। अब देखो गुणनखंड यहाँ पे सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी xy आ रहा है, यहाँ पे भी इनका xy आ रहा है। इसके विपरीत पद 2xy और -3x में भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे एक ही x है और यहाँ पे 2 xy है, एक x है और एक y है, इसलिए असमान पद है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि समान पद असमान पद क्या होता है। अब ये अभी इतना अपनी यूपीएससी के लिए काम के लिए, पर ये आगे काम आएगा, बस ये चीज़ देखो। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद क्या होते हैं। वह बीजीय व्यंजन जिसमें केवल एक ही पद हो एक पदी कहलाता है। जैसे ये देखो, जिसमें डायरेक्ट बस यही लिखा हो, एक कुछ आगे कुछ नहीं लिखा हो, ठीक है। द्विपद में क्या हो, जैसे 4x + 3y हो गया, तो ये द्विपदी कहलाएंगे। अब ये देखो आगे आएगा, ये क्वेश्चन करना। हाँ, ये शिमला मिर्च जो है और आलू का तो मिक्स सब्जी वाला बना दे, और वो बिना मसाले वाला। अब देखो इधर, एक व्यंजन जिसमें केवल 2 पद हो अर्थात वे समान पद हो तो द्विपद कहलाता है। जैसे देखो x + y है, m - 5 है, mn + 4m हो गया, या इसका मैंने b² हो गया, ये द्विपद है। व्यंजक 10pq एक द्विपद नहीं है, क्योंकि ये एक पद ही है। व्यंजक a + b+ एक द्विपद नहीं, इसमें 3 पद है। तो ये चीज़ भी याद रखना, एक व्यंजक जिसमें 3 पद हो त्रिपद कहलाता है। ये सब त्रिपद के एग्जाम्पल है, मतलब जिसमें 3 पद होने चाहिए। परंतु व्यंजक ab + a + b में एक त्रिपद नहीं है, इसमें 3 पद न होकर 4 पद है। तो ये चीज़ याद पता होना चाहिए कि कौन 3 पद होता है, क्या 4 पद होता है, तो समझ जाओगे धीरे देख के। ये यहाँ से जब करोगे सब चीज़ें समझ जाओगे। 3 पद 4 पद 4 पद 3 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 पद
ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, अभी काम की चीज़ ये नहीं है। काम की जो चीज़ आएगी वो आएगी यहाँ से, किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। यूपीएससी ने बहुत डायरेक्ट एक बार बहुत बार सरल तरीके से भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित सरल चरण आपके निर्णय लेने में सहायक होंगे कि दिए हुए पद समान पद है, समान पद तो क्या करना चाहिए। संख्यात्मक गुणांक पर ध्यान न दिया जाए, पदों के बीजीय भाग पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, पदों में चरों की जांच कीजिए, ये एक ही होनी चाहिए। अब पदों में प्रत्येक चर की जांच कीजिए, ये भी एक ही होनी चाहिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, उसको देखना। पर ये मैं फिर बताऊँ, काम की चीज़ नहीं, अपने जो काम की चीज़ है वो यहाँ से शुरू होगी कि व्यंजक का मान निकालना। हम जानते हैं कि एक बीजीय व्यंजक का मान उसके व्यंजक को बनाने वाले चरों के मानों पर निर्भर करता है। ऐसी अनेक स्थितियाँ जहाँ हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने होते हैं, जैसे हम ये जांच करना चाहते हैं कि चर का एक विशेष मान एक दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। जब हम ज्यामिति और प्रतिदिन की गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो भी हम व्यंजकों को मान ज्ञात करते हैं। उदाहरण से भुजा एल वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एल स्क्वायर। एल जो मान लो अगर 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जी भुजा 10 है तो फिर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसे अब देखो x बराबर 2 यहाँ पे रखो, सबका मान निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 6। ऐसे करके देख लेना, ये ईजी है। यहाँ पे n-2 रख के देख लेना। ठीक है, यहाँ पे a बराबर 3 और b बराबर 2 रख के देख लेना। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर में जैसे यूपीएससी ने इस टाइप को पूछा है 1-2 बार। ठीक है, तो पूछा है, ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन बस। ठीक है, अब आ जाओ, ये आज इसको ख़त्म ही करते हैं। कितने चैप्टर है इसमें मैं बता रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट आएगा, देखना, वो जो यूपीएससी की बात 2023 में आया था। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अगला पढ़ेंगे। एक बार मैं देख रहा हूँ, याद दिक्कत है। समिति, तीन चैप्टर, मतलब 7th क्लास में सबसे ज़्यादा चैप्टर है। चलो ठीक है, 3 चैप्टर है, तो आज एक और कर लेते हैं, कल फिर दोनों कल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो जो अगला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ। वहाँ से हर साल आपको यूपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्यमान क्या है। जैसे मान लो कि ये है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, मैं फिर बताओ, हर साल क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर को इग्नोर मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब देखो, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है कि आप इस संख्या पढ़ सकते हैं। यूरेनस ग्रह का मान लो द्रव्यमान इतना है, इसको पढ़ पाओगे नहीं। किसका द्रव्यमान अधिक है, पृथ्वी का या यूरेनस का, तो अधिक। अब इसमें देखना पड़ेगा। सूर्य और शनि के बीच की दूरी इतनी है तथा शनि और यूरेनस के बीच की दूरी इतनी है, क्या आप इन संख्या पढ़ सकते हैं, इनमें कौन सी दूरी कम है। ऐसी बहुत बड़ी संख्याओं को पढ़ना, समझना और इनकी तुलना करना कठिन होता है। इन संख्याओं को सरलता से पढ़ने, समझने, उनकी तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। इस अध्याय में हम घातांकों के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को देखिए, जैसे मान लो कि इसको अपने घातांक के रूप में लिखना, ध्यान से समझना। 10 के मान लो कि मल्टीपल, या देखो कितने जीरो जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो बस इसको 10 की पावर 4 लिख दो। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में। सचिव संकेतन में 10 के 4 गुणनफल है, तो जैसे 1 2 3 4, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 4। मतलब एक तरीके से आपने वो पढ़ा भी होगा, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। 1 1 1 1, तो घातें जुड़ के कितनी हो जाएगी 10 की पावर 4। यहाँ 10 आधार बेस है, 4 घातांक कहलाता है, तो 10 के 4 के ऊपर घात का मतलब 4 या केवल 10 की 4 घात पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसी प्रकार 1000 को अपन 10 की पावर 3 लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, ये 1 लाख है, तो इसको 10 की पावर 5 लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे करके आप कोई सी भी संख्या को अपन लिख सकते हैं। अब देखो आगे देखना, ये वाली चीज़ जो यूपीएससी में बोला था कि एक अपन शायद 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी सीखे थे ये चीज़ कि एक्सपेंशन रूप क्या होता है। सबसे इकाई अंक है, इकाई अंक को ऐसे लिख दिया जाता है। दहाई को अंक को जो है यहाँ पे 6 है, उसको 10 से गुणा किया जाता है। सैकड़े को 100 से गुणा किया जाता है, सैकड़े का अंक को। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा
1000, 10,000। समझ में आ गया। और अपन ये ऊपर सीख चुके हैं कि 10,000 को कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 4, इसको 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 के 1। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ सीख लो क्योंकि ये काम आएगा। ये वाला जो फॉर्म तो खास तौर से यूपीएससी में काम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन इसको भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है कि 4 लिख दिया, फिर बस 7 लिखो, 10 की पावर 10 आ गया, फिर यहाँ पे 10 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। तो आराम से इसको कितनी बड़ी संख्या हो अपन उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आराम से लिख सकते हैं, उसको बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखो 81 कैसे लिख सकते हैं, इसे गुणनखंड कर लो 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, तो 3 की पावर 4 लिखा जाता है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81। यहाँ आधा 3 और घातांक 4 है, तो सबसे बता मैंने बोला था जब आधा समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 1 2 3 4, 3 की पावर 4 ऐसे। अब देखो 10 स्क्वायर है तो 10 के ऊपर 2 घात है, इसे 10 का वर्ग भी पढ़ा जाता है, तो 10 का वर्ग मतलब 100 हो जाएगा। 10 की पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको घन पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या बता सकते हैं कि 5 की पावर 5 का घन कितना होता है, 125। तो मैंने उस दिन बोला भी था कि ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग, घन क्यूब ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को। अतः कह सकते हैं कि 125 संख्या 5 की तीसरी घात है। ठीक है, तो 5 3 में आधा तथा घातांक क्या है, आधार 5 है, घातांक 3 है। इसी प्रकार 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, तो 2 की जो 5वीं घात है। ठीक है, 243 किसका है, 3 की पावर 5 का मान है। ठीक है, 64 मत किसका मान है, 2 की पावर 6 का मान है। 625 5 की पावर 4 है। आप संक्षिप्त रूप में लिखने की इस विधि को तब भी लागू कर सकते हैं जब एक आधार ऋणात्मक हो, तो जैसे -2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। अब देखो -2 है तो -2 को मतलब क्या है, आधार जो है -2 है, घात 3 है, तो इनको ऐसे लिख दो। अब ऐसे गुणा कर लो, ये तो मैंने बताया था माइनस माइनस गुणा जब होता है वो तो प्लस हो जाता है, पर माइनस इंटू प्लस रहता है तो माइनस ही आता है, तो इसलिए -8 है। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट समझो, ए को जब ए से गुणा किया जाता है A² आता है, जब इनको 3 बार किया जाता है ए की क्यूब, तो मैंने बताया था आधार जब समान होता है घातें जुड़ जाती है। अब ये देखो ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन करना। ठीक है, अब जैसे मान लो ये लिखा है तो इसका मतलब ये है, A² मतलब 2A होगा, 4B होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये सारे क्वेश्चन करना। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ, 2018 में भी आया था, तो ये चीज़ याद रखना। और 2020 में भी आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे किया गया है मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ये अभाज्य गुणनखंड में सब करना सिखा चुका हूँ, पहले भी अपन करना सीख चुके हैं, इसे याद रख लेना। तो ये जो पावर है कैसे लिखते हैं अपन इनको, ये देखो इसको सब कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ सब याद रखना। मैंने इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड याद रखना, मैंने 2 3 5 उसके ही गुणनफल में निकला। अब क्या यूपीएससी 2023 में यही सेम क्वेश्चन आया था, तो ये चीज़ याद रख लेना। अभाज्य गुणनखंड मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे, पहले इनको तोड़ो। ठीक है, इसको पहले 2 × 36 करो, फिर 2 × 18, फिर 2 × 9, फिर अब देखो 9 है, 9 तो भाज्य संख्या, अब इसको अभाज्य संख्या में तोड़ो, 3 × 3, ऐसे करके तुम्हें अभाज्य संख्या तक तोड़ना है इनको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है यूपीएससी में, और ये पता होना चाहिए। 1 की पावर विषम होती है, माइनस है, अगर उसकी पावर विषम हो तो माइनस ही आएगा, और 1 की पावर जब सम होती है तो सम ही आएगा, तो ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, घातांकों के नियम क्या होते हैं। जब मान लो एक ही आधार वाली घातांक गुणनखंड, जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो याद रखना जब आधार समान होता है, अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 2 + 3, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जब एक ही आधार रहता है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये चीज़ समझ लेना। -3 तो 4 + 3 को जोड़ दो, -3 की पावर 7 आ जाएगा। यहाँ देखो 1 की पावर A² है तो 1 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत सिंपल सा है, ये सब करके देख लेना। यहाँ पे देखो 30 आ जाएगा, ये सब करके देखना। अब यहाँ देखना कि यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ आधार समान नहीं है, तो आप घाते मत जोड़ देना। यहाँ पे आधार समान होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, नीचे जोड़ सकते नहीं, क्या आप बता सकते क्यों, क्योंकि 2 3 के आधार 2 है और इसका आधार 3 है, इसलिए एक समान नहीं है, इसलिए अपन इसको नहीं जोड़ सकते। क्वेश्चन करना। अब मान लो एक ही आधार वाली घातों को विभाजन करना, ध्यान से देखना। जैसे मान लो 3 की पावर 30 है, इसमें भाग देना 3 की पावर 25 का,
तो क्या करते देखना, जब ऐसे लिखा हो तो क्या करते हैं, 30 3 की पावर 30 है, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 3 की पावर 30 है तो इधर 3 की पावर 25 है, तो इसको 3 की पावर में 25 में तोड़ लो, तो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 25, ठीक है, तो ये 3 की पावर 25 हो गया, तो ये 3 की पावर 25 कैंसिल, तो बचा क्या 3 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि 3 की पावर 30 है, नीचे 3 की पावर 25 है, तो इसको ऊपर जो घात होती है ना, घात पे जैसे मान लो 3 की पावर 25 है, जब आधे ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो इसमें से ये घटा दो डायरेक्ट, तब भी वही आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5। देखो यहाँ पे ऐसे ही किया गया, तो ये चीज़ याद रखना। तो एक तरीका मैंने सिखा दिया, ये वाला भी मेथड 1, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। जब याद रखना एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करना हो तो तब ये चीज़ लग जाती है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। तो जैसे यहाँ पे देखो a⁴ डायरेक्ट आ जाएगा, तो a की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करके सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब मान लो एक ही घात की घात लेना, जैसे 2 की पावर 3 और उसके पावर ये, तो याद रखना कि ये जो है गुणा हो जाती है। अब जैसे कैसे हो जाती है मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जैसे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 3 को 2 बार लिखना है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब मैंने क्या बोला था, सॉरी 2 की पावर 3, हाँ 2 बार लिखना है इसको, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 3 प्लस 3, तो 2 की पावर 6 ही आया। अब चाहो तो आप डायरेक्ट इसको 2-3 गुणा कर सकते थे, तब भी 2 की पावर 6 ही आता। तो ये चीज़ याद रखना, जब घात की घात लेते हैं तो गुणा हो जाता है, तो 3 इंटू 2 कितना 8 हो जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ये देखो 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना, तो ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं तुम लोगों को बोला था कि कल संडे तक का टारगेट था, तुम्हारा 2022 तक क्वेश्चन सोल्व कर लेना। अगर तुमने कर लिए होते तो ये सब चीज़ें तुम्हें पकड़ में आते, और मुझे पता है मैं लूँगा सब, मैं पर्सनली कॉल करूँगा सबको और एक को पूछूंगा कि इसने क्या 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 टारगेट किए हैं कंप्लीट। और नहीं कर रहे तो मतलब समझ लो कि तैयारी बहुत ख़राब चल रही है। समान घातांक वाली घातों को गुणांक करना। अब देखो मान लो कि जब घाते बराबर हो गए, मान लो कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो याद रखना जब घाते समान होते हैं तो क्या होता है, इनको अंदर से गुणा कर लिया जाता है, मतलब 2 की इंटू 3/3, तो ये कितना 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जब समान घातांक वाली घातें हैं तो उनको गुणा करने के लिए तो ऐसे कर, डायरेक्ट ऐसे कर लो। अब यहाँ पे 4 इंटू 3 है तो इनको 12 इंटू 4, ठीक है, 3 है 3a इंटू 2, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये फॉर्मूला याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं इस पे। अब आगे देखो, समान घातांक वाली घातों से विभाजन करना, तो उसमें वही सेम चीज़ है, 2 की पावर 4 है, इधर 3 की पावर 4 है। एक तरीका तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 की पावर ऐसे करके, अगर वो कटने वाला तो कट जाएगा। एक तरीका है, मैंने अपन जैसे अभी गुणा में कैसे ले रहे थे वैसे 2 की पावर 3 घातांक को एक साथ ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके ले सकते हैं अपन, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेना इनके, ठीक है। अब आगे देखो तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं इस टाइप के। अब देखो शून्य घातांक वाली संख्या, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के ये क्वेश्चन क्या यूपीएससी ने पूछा था। a0 का मतलब क्या होता है, a की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, 2 की पावर 5 से 32, 2 की पावर 4 का 16, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 2 का कितना होता है 4, 2 की पावर 2 का 2, 2 की पावर 0 का याद रखना कि 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके 3 की पावर 6 से लेके ये सारे याद होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन पूछता है। अब शून्य घातांक वाली संख्या देखो, 3/3, 3/3, 5। अब मैंने क्या बोला, जब इस तरीके का लिखा रहता तो अपन क्या करते थे, 3 की पावर 5 - 5, तो कितना बन गया 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मतलब कितना 1, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही है। अब घातांक नियमों का विविध उदाहरणों के प्रयोग करना। अब ये देखो, ये चीज़ याद रखना। अब इसका 2 का आधा 2 लेना, फिर इसको घातांक के रूप में परिवर्तित करना। तो कुछ ही नहीं, पहले 8 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 3। अब ये देखो सारे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब जब आधा समान होता है, मैंने क्या बोला, घातें जुड़ जाती है। 2 की पावर 3, 3 6, 3 9 12, 2 की पावर 12। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर बार बता रहा हूँ।
ये सरल बहुत सारे बैंक के एग्जाम दोगे, बहुत सारे जितने भी रेलवे सब एग्जामों में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हर जगह काम आता है। अब देखो दशमलव संख्या पद्धति, अब ये पहले मैं बता चुका था, इकाई का अंक कैसे कैसे लिखते हैं, फिर दाएं की संख्या 10 से गुणा, फिर सैकड़े को 100 से, हज़ार को 1000 से, ठीक है, ऐसे जैसे इकाई दाई सैकड़ा 1000 लाख 10 लाख ऐसे पढ़ते जाते हैं, उसी संख्या से गुणा करते जाते हैं। फिर अपन स्टार्टिंग में सीख चुके थे, इसकी पावर लिखेंगे 2 2 3 4, 10 की पावर 4, 1000 को 10 की पावर 3 लिखते हैं, 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसने यही किया है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ऐसे करके तो कोई भी एक्सपेंशन रूप में अपन लिख सकते हैं, वो बात तो हो गई। अब देखो इसको भी घातांक के रूप में आराम से लिख सकते हो, जैसे ऊपर इनको लिखे थे वैसे ही सेम इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब बड़ी संख्या को मानक के रूप में व्यक्त करना। आइए इस अध्याय की प्रारंभिक स्थिति में वापस जाइए। हमने कहा था कि बड़ी संख्या को घातांकों का प्रयोग करके सुविधाजनक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसे अभी तक हमने दिखाया नहीं है, अब हम ऐसा करेंगे। जैसे हमारे सूर्य आकाशगंगा मिल्की वे मान लो कि इतनी है, हमारे आकाशगंगा इतनी दूर है। अब देखो इनको लिख सकते हैं ना आराम से। अब देखो जोड़ते जाओ, जैसे मान लो कि ये है 5 ने 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। ठीक है, 21 हो गया। 21 से 22 23 24, अगर मान लो तुम दशमलव यहाँ लगाने चाह रहे तो 5.9 इंटू 10 की पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसी को अब पहले सबसे स्टार्टिंग में लिखना सिखा रहा है। जैसे मान लो 5.9, तो इसका मतलब है 5.9 इंटू 10, तो 5.9 इंटू 10 की पावर 1। अब 5.9 इंटू देखो 100 ले लिया तो 5.9 इंटू 10 की पावर 2, तो ऐसे मैंने इसको लिखा है। तो ऐसे करके आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो 1 2 3 बाद में दशमलव लगा रहे हो तो 5.9 इंटू 8 5 इंटू 10 की पावर 3। अब क्या राजस्थान पीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैं फिर बता रहा हूँ, आता है पीसीएस या वनडे एग्जाम हो, उसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पता होना चाहिए दशमलव के बाद में कैसे लिखते हैं, क्या सारी चीज़ें। ठीक है, और कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प करेगा। अब देखो दो संख्याओं छोड़ के दशमलव, अब जैसे बहुत बार ऐसा रहेगा, ऐसे लिखा है 10 की पावर 3, तो आप डायरेक्ट इसको 5985 भी लिख सकते हो। ठीक है, या बहुत बार ऐसे 10 की पावर माइनस, मान लो कि ऐसे करके 5985 इंटू 10 की पावर -3 लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, आगे आएगा इसी में ही। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आकाश माइनस होगा तब भी वही होगा। नो माइनस वैसे से नहीं होगा। अब जैसे माइनस का मतलब है, जैसे माइनस घातांक है, अब मान लो कि 5.985 ऐसे लिखा है और ये माइनस के 10 की पावर 3 है। ठीक है, याद रखना। देखो एक चीज़ समझो, जैसे मान लो 1 2 3 4, अब ये है, अब मुझे मान लो इसके 10 की पावर में लिखना है। जब मैं इधर जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, तो प्लस वाला आएगा, तो 1 2 3 संख्या छोड़ के मैंने तो 10 की पावर में लिख लिया 3। ठीक है, अब याद रखना ये तो अपन पीछे की तरफ जाते हैं। अगर माइनस का चिन्ह है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4, अब मान लो कि ये रियलिटी में संख्या तो 1.234 ही है, पर ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ। मान लो कि इस दशमलव को इधर लेके जा रहा हूँ, इधर लेके गया तो इधर लिखेंगे 12.34 आया ना, तो इसका मतलब 10 की पावर -1। अब मान लो कि इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ 1 2 3.4, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, प्लस आएगा तब जब अपन दशमलव को इधर लगाना चाह रहे हैं, और जब इधर बढ़ रहे हैं तब माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कैसे लगाया, 3 3 6 3 3 9, ठीक है, 12 15 18 18 19 20, क्योंकि यहाँ पे लगा रहा है तो 3 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, अपन सब इधर जा रहे हैं, ठीक है, तब ये लगा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे भी ऐसे लग रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये मानक रूप में बस ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, ये काम तो नहीं आएगा, परंतु ये चीज़ याद रख। प्रसारित रूप में फिर बता लो, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज है याद रखना, क्योंकि ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। अभी मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन, ठीक है, अब इसके देखो 7th क्लास के 2 चैप्टर बचे हैं, ये कल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको ना। जीएस का खुल गया कि
अब देखो ये क्वेश्चन सब रीजनिंग के क्वेश्चन पर मैथ आपने अच्छे से किया है तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मान लो यदि कार्यालय में केवल दूसरा चौथा शनिवार तथा सभी रविवार केवल अवकाश के दिन मानेंगे तब किसी भी वर्ष के किसी मास में संभव दिवसों संख्या कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो जो मैं क्वेश्चन जो बताना चाह रहा हूँ, अच्छा 2018 में आया था, 20 में रुको। देखो अभी एवरेज वाला क्वेश्चन है, जोड़ बाकी वाला क्वेश्चन। आप कहीं और से क्लास ले रहे हैं फिर? आप कहीं और से क्लास ले रहे हैं क्या? हाँ, पर तो मैं नहीं जा रहा उधर पढ़ा रहे। सर 2020 का क्वेश्चन है एक, 1/2 पे -6 स्क्वायर। हाँ वो आया था, उसमें पावर वाला ज्ञात करने का। समझाओ सर, उसको ही निकालो, उसको ही समझाओ। रुको एक मिनट। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब ये विस्तारित रूप लिखना जानते हो तभी आप सीख पाओगे। दो 2020 वाला ना, रुको। ये क्या खुल रहा है? देखो एक विस्तारित रूप वाला ये रहा क्वेश्चन जो अभी किए उसी में से। ये गुणनफल वाला मैं करा, जैसे ये उस दिन करवाया था मैं, क्वेश्चन छोड़ो, घातांक वाला मैं बताता हूँ। अब देखो ये कि डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए याद रखना। जैसे n एक अभाज्य संख्या है, n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। ये क्वेश्चन जितने डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन करना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ईजी है परंतु क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कुछ ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं, पर इसमें भी लोग गलतियाँ करते हैं। अभी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन करो, चलो तुम लोगों को देखता हूँ। 37 करो एक बार।
क्या हुआ, ये नहीं हुआ क्या? 11 होगा, 11 होगा सर, 11 देखो 1 से 100 के मध्य इतनी कितनी ऐसी पूर्ण संख्या है, पहले होल नंबर पूछा है जिनमें एक अंक 4 हो लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ, 4 कहाँ पे आता है? देखो 4 आया, 4 तो बनिए 4 से विभाज्य होगा। फिर आता है 14, ठीक है, ये नहीं होता तो इसको गोला कर लो, ठीक है। फिर 4 कहाँ पे आएगा? 24 पे आएगा, पर ये तो विभाजित होता है तो इसको काट दो, ठीक। फिर 34, 4 से विभाज्य नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ 40, 40 भी होता है परंतु 4 से विभाज्य है, ठीक है, तो नहीं लेंगे इसको। 41 नहीं होता विभाज्य, 42 नहीं होता है, 43 नहीं होता है, 44 होता है तो 44 को नहीं लेंगे। 45 नहीं होता है, 46 नहीं होता है, 47 नहीं होता, 48 होता है तो नहीं लेंगे इसको। अब 49 में नहीं होता। अब लो 54 भी नहीं होता है, 64 तो होता है तो इसको नहीं लेंगे। फिर 74 लो, यह भी नहीं होता 4 से विभाज्य, ठीक है। 84 होता है, नहीं लेंगे। तो 94, ठीक है, 94 भी नहीं होता। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या कर रहे हो आप? होंगे सर, 12 ही होंगे, काउंट नहीं करेगी। मैं क्या कर रहा था मालूम है सर? कि मुझे मालूम चल गया कि ये 4 से विभाज्यता का नियम पूछ रहे हैं, तो मैंने 1 से लेके 100 तक लिखा और उसके बाद फिर 4 से विभाज्यता का नियम लगाकर देख लिया कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। गलती करोगे फिर उसमें तुम्हें और संख्या कैसे मिलेगी? 4 का पहाड़ा बोलने से क्या होगा? कर ऐसे ही रहा था जैसे आपने बताया, कर तो वैसे ही रहा था, लेकिन वही मैं 1 by 1। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये 50 क्वेश्चन करो। यही समझाना है सर। अरे देखो सुनो ध्यान से, अब मैंने अभी तुम ये चैप्टर पढ़ा है इसलिए मैं बोला था चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1/2 है तो मैंने क्या बोला था, 1/2 का मतलब क्या होता है? इसके -6 पावर है तो इसका मतलब इसको उल्टा कर लो। जैसे ध्यान समझो, जैसे 1/2 -1 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि 2/1 पावर 1 हो जाता है। समझ में आया? तो ये कितना बन जाएगा? 2 की पावर 6। ये कितना बन जाएगा? 4 की पावर 3। ये कितना बन जाएगा? 3 की पावर 4। ये 6 की पावर 2। सबसे ईजी हो गया। अब देखो देखो 6 का पावर 2 कितना होता है? 36। 3 का पावर 4 कितना होता है? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 81। 4 का पावर 3 कितना? 16, 1664, ठीक है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर कितना होता है? 5, 32, 32 दूना 64। तो सबसे बड़ा कौन होगा? 3 की पावर 4। क्या है इसमें? मैं तुम्हें बता रहा था। देखो ध्यान से समझना, जैसे 1/2 है, अब ध्यान से समझना, ये -6 है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको 1/2, देखो ध्यान से, माइनस का 6 इसका मतलब देखो, चलो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे 2 को मुझे ऊपर लाना है तो 1/2 है तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर -1। अब ध्यान से समझना, अब ये इधर है -6, तो मैंने क्या बोला था अभी अपन सीखे थे जो चैप्टर पढ़े थे, इन दोनों गुणनफल हो जाता है, घात की पावर घात गुणनफल हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 की पावर 6 बन जाएगा ना। ये तो मैंने किया है सब में, देखो 20 के बाद से सर ये वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है सब है। और ये जो रहता है ना, यानी कि 1/2, 2/4, इसके पावर 6 है, इसके पावर 7 है, तो इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, जैसे ये पूछ रहा है ना, तो प्लस वाले में भी सिंपल रहता है कि 2 से 1 में डिवाइड कर दो, दशमलव में आएंगे, और फिर वैसे भी करने का। क्या करने का? जैसे आपने बताया ना अभी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, अभी छोड़ो। चलो ठीक है, आर्ट एंड कल्चर खोलो, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करते हैं 11th 12th, फिर उसके बाद में एंशिएंट मेडिवल करेंगे, फिर खत्म है हिस्ट्री, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब देखो मैं आर्ट एंड कल्चर जो है, एंशिएंट जो मिडिवल, दोनों एक ही चीज़ है, इन्होंने अलग से वो बनाया है। पर अगर आप पहले के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें कुछ अलग से था नहीं। पर ठीक है, अपने को यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन रह जाएंगे सर? वर्ल्ड हिस्ट्री से प्री में कितने क्वेश्चन रह जाएंगे सर? अरे क्या पागल बात है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में कहाँ आता है? वर्ल्ड हिस्ट्री से प्री में क्वेश्चन नहीं रहेंगे? अरे पागल हो क्या तुम? मुझे तो नहीं मालूम है।
तुम कहाँ सो रहे हो? तुम तो फिर बस यही पढ़ाई चल रही है तुम्हारा? वर्ल्ड हिस्ट्री पीटी का पार्ट है? नहीं है सर। तो फिर कहाँ सो सर रहे मैं ये हो? बोल रही थी, नितिन सिंघानिया की वो कह दो, मैं उससे कर लूं। कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर एनसीईआरटी मस्ट वो ज़्यादा ठीक है। पढ़ो, जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो। मैं फिर बताओ, मैंने उस दिन क्या बोला था तुम लोगों को? अब जो भी जहाँ से पढ़ रहा हो उसको स्टिक कर लो, और उसको 3 बार तो मिनिमम पढ़ना ही है। उसके बाद में 1-2 टाइम रिवीजन के लिए रखो उसको। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो अब उसको फाइनल करो, अब इधर उधर सोच चेंज मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो, ये कोई काम का नहीं है। अब मैं इसमें मैं कुछ डायग्राम है, वो जो इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, और जो मैप है तो वो मैप एंशिएंट, और आप जब एंशिएंट वाली पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा। ठीक है, गांधी जी का प्रिंसिपल है। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ कुछ काम ऐसे शायद छोड़ भी सकते, पर नहीं, कुछ यहाँ से आपको एक ब्रीफ मिलेगा। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। ब्रिटिश शासनकाल में कुछ ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ भारतीय विद्वानों के साथ मिलकर भारत के अतीत का अध्ययन करने में अपनी सक्रिय रुचि दिखाई, और यही क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में आया था। बस यहाँ पे वो नाम नहीं दिया उनके ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप भारत में कला संबंधी स्मारकों के अध्ययन का कार्य सुव्यवस्थित रूप से शुरू हुआ। सर्वप्रथम ऐसे स्मारकों की सूची बनाकर उनका संक्षिप्त प्रलेख तैयार किया गया था, जो भारत के अतीत के अवशेषों के सुस्पष्ट साक्ष्य थे। तत्पश्चात पुरातत्वीय खोजों और खुदाइयों का काम शुरू किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक कला संबंधी ऐतिहासिक स्थलों को पता चला। शिलालेखों तथा उत्कीर्णों लेखों पढ़ा और समझा गया। प्राचीन सिक्के, मुद्राओं के आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ऐसी जानकारी के आधार पर हम अतीत की कलात्मक परंपराओं को जानने समझने में सहायता मिली। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ धर्म के इतिहास का भी अध्ययन किया गया और पुरानी प्रतिमाओं, मूर्तियों, चित्रों को पहचानने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो आरंभिक ज्ञान और विविधता को जानने समझने का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बन गया। वैसे तो कला के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक अध्ययनों के क्षेत्र में भी विकसित हुआ था, किंतु अब इसे एक विशिष्ट शास्त्र यानी एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई है। पाश्चात्य देशों में, प्रमुख रूप से यूरोप में, इस विषय ने अनेक प्रणाली तंत्र साधनों की सहायता से पर्याप्त उन्नति की है, किंतु भारत में अभी तक यह अनुसंधानात्मक प्रणालियों विकास की प्रक्रिया तक ही सीमित है। क्योंकि कला के इतिहास का देखो, कोई इंपॉर्टेंट मैं जहाँ बता दूंगा इंपॉर्टेंट होगी तो ठीक है, इंपॉर्टेंट जहाँ आएगा मैं रेड कलर का यूज करूँगा, ठीक है। क्योंकि कला का इतिहास अध्ययन व्यापक प्रलेखन तथा उत्खनन कार्यों के आधार पर विकसित हुआ है, इसलिए कलात्मक वस्तुओं का वर्णन इस विषय के अध्ययन का प्रमुख आधार बन गया है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में ऐसे बहुत ही कम उल्लेखनीय अध्ययन किए गए जहाँ चिंतन का विषय साधारण वर्णन से आगे बढ़ा हो और अध्ययनकर्ताओं ने वर्णन के अलावा कुछ और भी विवेचना किया हो। अनेक स्मारकों, मूर्तियों, शैलियों का नामकरण तत्कालीन राजवंशों के आधार पर किया गया, जैसे मौर्य कला या मौर्यकालीन कला, सातवाहन कला, गुप्तकालीन कला आदि। इसके अलावा कुछ कलाकृतियों के काल का नामकरण धार्मिक आधार पर किया है, जैसे बौद्ध काल, हिंदू काल, इस्लामिक या मुस्लिम काल। लेकिन इस तरह निर्धारित किए गए नाम कला की परंपरा को समझने के लिए उपयोगी नहीं है। मध्ययुगीन कला और वास्तु संबंधी स्मारकों अनेक रूपों में राजवंशों को संरक्षण मिला, लेकिन इससे पहले के ऐतिहासिक काल को भी राजवंशों के नाम से जोड़ दिया जाए, वह आज भी प्रचलित है। कोई काम का नहीं है अभी तक इसमें। प्राय किसी भी कला वस्तु का अध्ययन 2 महत्वपूर्ण तरीकों या दृष्टिकोण से किया जाता है, जिन्हें रूपकारवादी फॉर्मलिस्टिक या शैलीगत स्टाइलिस्टिक अध्ययन और विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। पहली श्रेणी यानी रूपकारवादी श्रेणी के अंतर्गत मूर्ति, स्थापत्य या चित्रों की रूपकारवादी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि दूसरी श्रेणी के अंतर्गत विषय वस्तु के विश्लेषण के विभिन्न स्तरों को उल्लेख किया जाता है, जिसके अनेक घटक होते हैं, जैसे मूर्ति प्रतिमा विद्या का अध्ययन, आइकोनोग्राफी स्टडी, प्रतिमा विज्ञान, आइकोनोलॉजी, आख्यान तथा संकेत विज्ञान। कोई काम का नहीं, छोड़ो। प्रतिमा विद्या के अंतर्गत प्रतिमाओं को पहचान करना सिखाया जाता है। यह पहचान कतिपय प्रतीकों, संकेतों और उनके बारे में प्रचलित मिथकों तथा आख्यानों के माध्यम से की जाती है, जबकि संकेतों के विकास का अध्ययन उनके ऐतिहासिक, सामाजिक और दार्शनिक संदर्भ में किया जाता है। आज प्रणाली तंत्र रूपरेखा के अंतर्गत कला उत्पादन की प्रक्रिया में अनेक सरोकारों और मुद्दों की खोज करने की कोशिश की जाती है और परंपरागत मूल्य से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। यह दृष्टि है कि विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं को राजनीतिक आशय या उद्देश्य अभी तक व्यापक अनुसंधान की प्रक्रिया नहीं बन पाए। धार्मिक विचारधाराएं भी प्राचीन भारत में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का रूप निर्धारण करने में सहायक रही है, इसलिए ऐसे कारकों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण बन जाता है जिन्हें विभिन्न कला रूपों को प्रभावित किया है।
धार्मिक स्थलों से काफ़ी बड़ी मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई, किंतु इससे यह अर्थ नहीं मिलता है कि धार्मिक क्षेत्र में कला का आविर्भाव या प्रचार नहीं था। पक्की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ ऐसे धर्मनिरपेक्ष कला क्षेत्रों के सर्वोत्तम उदाहरण है, किंतु स्थानाभाव के कारण कला के विवेचक द्वारा उनका उल्लेख मात्र ही किया गया है, उन पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। तथापि प्रस्तुत पुस्तक में मानव परंपरागत विवरणात्मक लेखन से परे हटकर कला तथा पुरातात्विक स्मारकों के अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकास का अध्ययन किया गया है और यह बताने का प्रयास किया गया कि उनके विकास की शैलियाँ क्या थी और सामाजिक तथा राजनीतिक संबंध कैसे और किसके साथ थे। इस प्रकार यह पाठ्यपुस्तक भारतीय कला के इतिहास के अध्ययन का एक विनम्र प्रयास है। आज देश में बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त और महत्व पूजा जैसे विभिन्न संप्रदायों एवं पंथों तथा इस्लाम जैसे धर्मों के अनेक स्मारक देखने को मिलते हैं। वे अब हमारी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग है। हमारी सामाजिक संस्कृति विभिन्न विचारधाराओं सुंदर संगम है जो वास्तु, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला के नाना रूपों में व्यक्त हुई है। इनका अध्ययन धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। साथ ही सांस्कृतिक परंपरा के एक रेखीय चित्रण पर पुनः विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे प्राचीन अतीत की वास्तविकताओं से हटकर है। उन दिनों भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कलाकारों या कला शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियों द्वारा किए जाते थे। जब किसी धार्मिक या राजनीतिक सत्ताधारी को कोई स्मारक, राजमहल या मंदिर बनवाना होता था तो संबंधित कलाकारों या शिल्पियों की श्रेणी को काम सौंप देता था और वे कला शिल्पी सौंपे गए कार्य को अपनी नूतन उद्भावनाओं के साथ संपन्न करने के लिए विभिन्न कार्य विधि अपनाते थे। शैलीगत श्रेणियाँ शीघ्र अतिशीघ्र नहीं बदला करती थी, वे लंबे समय तक अपरिवर्तित बनी रहती थी। इसलिए भारतीय कला का अध्ययन करते समय अध्येताओं को इन बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को अपने ध्यान में रखना होगा कि इस पुस्तक में प्राक व आदि ऐतिहासिक काल से इस्लामी काल तक के स्मारकों के बारे में परिचयात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विकास क्रम के स्वरूप को समझने के लिए बहुत कम उदाहरण दिए गए और वे उदाहरण मात्र ही है और कुछ नहीं। लेकिन हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि हम किसी भी ऐसे उदाहरण को अमान्य या अलग कर दें जो हमारे विचार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इस कार्य में योगदान करने वाले सभी लेखकों ने अपने विषयों को सांगोपांग चित्र प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया है। पुस्तक के सभी अध्याय में देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचलित कलाओं के विभिन्न रूपों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। कोई काम का नहीं यहाँ तक। तो मनुष्य ने जब पृथ्वी पर जन्म लिया तब से मानव सभ्यता का आरंभ हो गया था। भारत भर में सर्वत्र पत्थर के औजारों को अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहीं की त्रिआयामी रूप के साथ मानव की अंतर क्रिया का एकमात्र बचा हुआ उदाहरण है। प्रागैतिहासिक शैल कला किसी जादुई कर्मकांड या धार्मिक विश्वास प्रणाली की देन है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र भारत में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्थान है, तो ये चीज़ याद रखना कि कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, प्रागैतिहासिक शैल चित्र भारत में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्थल है, जैसे भोपाल के पास स्थित भीमबेटका की गुफाएं, उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्जापुर की पहाड़ी और कर्नाटक के बेल्लारी जिले की पहाड़ी। तो ये चीज़ याद रखना, ये पीछे ने क्वेश्चन पूछा भी है। भीमबेटका के शैल चित्र चट्टानी आश्रय स्थलों पर उत्कीर्ण और चित्रित किए गए हैं। ठीक है, आकृतियाँ साधारण रेखाओं के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हें सक्रिय रूप यानी कोई क्रिया करते हुए दर्शाया गया। उनके हाथ पैर एकेरी रेखाओं से बनाए गए। इन शैलों में अधिकतर शिकार और नृत्य की क्रिया दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। भीमबेटका का समय मध्य पाषाणी कला में स्थलिक पीरियड यानी 11,000 से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये चित्र रेखाओं का सम्यक प्रयोग करते दृश्य के रूप में प्रस्तुत करने मानवीय आकांक्षा को बहुत, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, मतलब एक पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या था। अब देखो, ये गांधी वर्ड है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देखो, महात्मा गांधी का जंतर। मैं तुम्हें एक जनता देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हुए तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो एक कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसको शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सके जिनके पेट भूखे और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे तुम्हारा संदेह मिट जाएगा और अहम समाप्त हो जाएगा। तो मेंस के राइटिंग के लिए अच्छा है, गवर्नेंस में आप इसको यूज कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सोचना चाहिए, इंटरव्यू में भी इसका यूज किया जा सकता है। अच्छी लाइन है वो, बहुत अच्छी लाइन है वो, ये कोई काम का नहीं है। अब देखो, इसमें 8 चैप्टर है, मैं फिर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, 8 का 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोगों ने देखो, जैसे अब यही गलती है। अब देखो, मैंने बोला था कि जैसे कल संडे तक सब लोगों का 2000 यूपीएससी 2022 तक सारे पेपर कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, जीएस और सीसीएट के। अब यही है, नहीं किए होगे तो फिर पछताओगे। अब देखो, अब यहीं से चैप्टर इम्पोर्टेंट। अब देखो, ये इसके जितने भी मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जितने मैप है, ज्योग्राफी का मैप हो गया, आर्ट एंड कल्चर के मैप हो गए, हिस्ट्री के एंशिएंट मिडिवल के मैप हो गए,
मॉडर्न के जो मैप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। अब देखिए ध्यान से देखना, मैं यहीं से कुछ बताते जाता हूँ। अब देखो श्रीलंका में जैसे महा, ओया, दार, वाका खंडे, अब ये पता होना चाहिए ये क्या है, नक्काशी वाले क्षेत्र है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो पूछ लेगा बस श्रीलंका में नक्काशी कहाँ के क्षेत्र है, क्या है, ठीक है, ये पता चित्रकारी वाले क्षेत्र है। अब गिलगिट भी नक्काशी वाले क्षेत्र है, कारगिल हो गया, लेह हो गया, ठीक है। अब देखो इधर ईटानगर, ये किस प्रकार के क्षेत्र है, राज्य की राजधानी, अन्य महत्वपूर्ण शहर, नक्काशी चित्रकारी वाले क्षेत्र है। गंगटोंग का सिक्किम में है, दिसपुर, शिलोंग, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, आइजवाल, ठीक है। ये तो अभी देखो, अब जैसे महानदी है, देखो छत्तीसगढ़ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, ये भुवनेश्वर के पास जाती है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट तुंगभद्रा नदी के बारे में, ठीक है, किस में जाके मिल रही है, कृष्णा नदी में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बेल्लारी आपके यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था, बेल्लारी कर्नाटक में, याद रखना। अच्छा आपने मूवी देखोगे KGF 2, उसमें बेल्लारी में जो सोने की जो खदानें होती है, ठीक है। देखो तिरुपति यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वेटालम, ठीक है, इडक्कल की गुफाएं ये कहाँ पे पता होनी चाहिए, कर्नाटक में। सुल्तान बेट्टी, तेनामाला, मन्नार, तिरुवनंतपुरम, पेरुमकदावली, ठीक है। अब एक एक चीज़ अच्छे से देख लिया करो, ठीक है। देखो अभी ये देखो यहाँ से देखो पचमढ़ी, ठीक है, ये फेमस MP में है, ठीक है। यहाँ पे जब राम भगवान जब जाते हैं तो वो रुकते हैं, यहाँ पे भारत का वो मिलाप भी होता है, ऐसा कुछ है, मतलब ये रिलीजियस पैलेस भी है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोन नदी, अब देखो सोन नदी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अल्मोड़ा ये उत्तराखंड में है, सब यमुना नदी। टेस्ट सीरीज में है ना, केन नदी को बहुत पूछ रहे हैं, तो अब क्या हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो। हाँ तो करंट अफेयर इसीलिए करना, देखो ये रहा केन नदी, ये रहा केन नदी, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का एनालाइज इस तरीके से करना चाहिए, करंट में क्या है बस। चंबल नदी देखो, ग्वालियर, पहाड़गढ़, ठीक है, बेतवा नदी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो आगे देखो प्रागैतिहासिक सेल चित्र क्या होता है, देखो एक चीज़ याद रखना कि दीवारों पे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओनली प्रतीकात्मक रूप होता है इनका, अभी असली रूप में मानो तो नहीं बना पा रहे, प्रतीकात्मक रूप से, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक हो, न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हो, इसे प्राक इतिहास कहा जाता है। मतलब जो जिसके लिए पढ़ने को अपने को पुस्तक भी नहीं मिले, न कोई लिखित दस्तावेज मिले, ठीक है, तो प्री हिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय न तो कागज था, नहीं कोई भाषा या लिखित शब्द। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं किया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थलों, उस काल के मनुष्य तथा जानवर की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारी और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इसे जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्य के खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरा होने लगी तो वे अपने विचार तथा मनोभाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों का आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भाव तथा विचार को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्य ने अपने घरों के अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए चित्र खींचे, जिसका आजकल हमें कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग यानी पुराना पत्र काल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब ये पता होना चाहिए कि वही सिमिलर ही है, पूरा पाषाण काल भी बोल रहे तो वही चीज़ है। प्रागैतिहासिक चित्रकारिता दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूरा पाषाण युग के मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्य कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई गई थी। दुनिया भर में इस काल की अनेक ऐसी गुफाएं पाई गई जिनकी दीवारों पर जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है, जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों को दृश्य चित्रित करते थे, व्रत, वर्ग और आयत जैसी। अब देखो ये टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कैसी कैसी संरचनाएं मिलती थी।
आयत जैसे अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक तो जो प्राचीनतम चित्र मिले वे उत्तर पूर्व पाषाण काल के हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867 के पुराविद आर्किबिल्ड क्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से 12 वर्ष पहले की थी। कॉर्कडन, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में से अनेक स्थल खोजे थे। अब देखो यूपीएससी में जब क्या क्वेश्चन आया वो मिल जाएगा यहीं से आर्ट एंड कल्चर से। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। अब ये चीज़ याद रखना। अब देख यहाँ से पहले जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में कुल शैल चित्र मिले हैं, याद रखना। अल्मोड़ा बोरीछेना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर सुयाल नदी के किनारे। अब ये भी पता उनसे सुयाल नदी कहाँ पे, डायरेक्ट यूपीएससी मिलान के लिए बोल देगा उत्तराखंड में के किनारे पर स्थित लुकड़ियार में पाए गए हैं। शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लुकड़ियार का शाब्दिक अर्थ 1 लाख गुफाएं। अब ये पूछ भी सकता है लुकड़ियार का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मानव चित्र है, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृति है। तो ये चीज़ भी याद रखना। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। मतलब ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी इतना नहीं पूछेगा पर विशेष में डायरेक्ट पूछ लेता है। पर यूपीएससी पूछेगा कि क्या वहाँ पे बोल देगा कि ये स्टेटमेंट बोल देगा सिर्फ एक ही प्रकार के रंग थे, नहीं ऐसा नहीं, 3 प्रकार के रंग पाए गए थे। इनमें मनुष्य की छड़ी जैसे रूप दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली। चित्रकार के मुख्य विषय लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामिति डिजाइन और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाया गया दृश्य से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसे मानव आकृतियों का हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें ये जो मिली है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते लोग, लुकड़ियार उत्तराखंड। लहरदार लकीरें लुकड़ियार उत्तराखंड में पाई गई है, ठीक है। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र को बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया है। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्तन अर्थात कुप्पगुल्लू, पिकलीहाल और टेकटकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ये चित्र परिवर्तित ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, सिलकत, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुप्पगुल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य पाया गया है कि जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। अब देखो गुफा द्वारा भीमबेटका मध्य प्रदेश में। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रेणियों। अब याद रखना है ये कहाँ पे है, किस में है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। अब ये चीज़ रखना, कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये अब क्या यूपीएससी क्वेश्चन ये तो पूछा था। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी है और ये यहाँ ऐसी जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलाधारों, कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी, आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। मतलब ऐसे यूपीएससी में नहीं, जैसे टेस्ट से दोगे तो ये भाई गुफाओं को क्या यूज़ करते थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, उनका मतलब नहीं। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय शेल्टर मौजूद है। इनमें से 500 शैलाश्रय में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफा खोज वर्ष 1950-70 में डॉक्टर VAR वाकणवर द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। ये मतलब अगर आप MPPCS का एग्जाम दोगे तो वहाँ पूछ लेगा, पर यूपीएससी तो नहीं पूछेगा। वाकण ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के, इनमें से उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। अब यही पता होना चाहिए मतलब किस तरीके इसमें सोशलाइजेशन सब दिखाए गए हैं, जिनमें शिकार करना, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, सरी सज्जा, छंद वेश, मुखौटा लगाने जैसे अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल है। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रता चित्रकार्य को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है उत्तर पूर्व पाषाण युग,
दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा ताम्र पाषाण युग। इन 3 कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधि आती है, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का विवेचन करेंगे। उत्तर पूर्वापाषाण युग। उत्तर पूर्वापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बने। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृति है, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों, सूरों के। कुछ धवन चित्र है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृति से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों के शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हर एक चित्र नर्तकों के, लाल चित्र शिकारियों के हैं। मध्य पाषाण युग। दूसरी कालावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अब यूपीएससी इतना ज़्यादा नहीं, यूपीएससी इसके लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया है। शिकार के दृश्य को प्रमुखता मिल गई है। शिकार के दृश्य में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों को शिकार करते दिखाया गया है। कुछ क्षेत्रों में आदि मानव को जाल फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों के सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी है, जंगली सांडा है, बाघ है, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को भी पक्षियों को चित्रित किया गया। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्य को पीछा करते हुए दिखाया गया। कुछ और चित्रों में मनुष्य द्वारा जानवरों को पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्य में मनुष्य को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया। अब देखोगे तो घोड़ा है, घोड़ा। लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार का, सौहार्द का भाव भी प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया तथा कुछ ऐसे भी चित्र जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्य को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते दर्शाया गया। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा, परंतु ऐसे भी चित्र है जिनमें लोग को पेड़ों से फल शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों के साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हो। अनेक शैलाश्रियों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं और कुछ में अंगुली के सिरों के बने निशान हैं। जंगली जानवर का शिकार भीमबेटका। मतलब इतना ज़्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर मैं फिर बताऊँ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद रंगों की। ये भी पता रखना कि बस बहुत सारे रंगों से परिचित थे ये लोग। अब इतना नहीं रटना है कि किससे क्या है। रंग शामिल थे, लेकिन सफ़ेद और लाल अनेक अधिक पसंदीदा रंग थे। रंगों रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जिसे घेरू भी कहा जाता था, से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफ़ेद रंग संबद्ध और चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज के चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ से निकाल के गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उसे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा, पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार है। यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अशूर्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों को रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दी है। यह कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रियों की सतह, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ तो चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रियों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले जहाँ शायद लोग कभी रहे नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों को कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रियों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थानों पर या शैलाश्री की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकाल मानव ने चट्टान में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनवाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखो। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के, इनमें चित्रात्मक गुणों विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों, सामग्रियों आदि की कमी होती हुई भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दर्शक आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को समय को जीवित रखने के लिए संघर्ष दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को, अब देखो शिकार का दृश्य है, देखो शिकार भाला वाला लेके जा रहे हैं,
मध्य पाषाण युग के क्षेत्र में शिकार का दृश्य बहुलता में पाया जाता है। यह ऐसा दृश्य जिसमें लोगों के समूह भेस्य को मारते दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्ति इधर उधर पड़ा दर्शाया गया चित्र अंकल कला में दृष्टि हैं, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो बस। नृत्य का दृश्य, अब देखो ये सामूहिक डांस कर रहे हैं, ये देखो ढोल बजा रहा है। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़े नृत्य करते हुए आकृति दिखाया गया। वस्तुतः एक ऐसा विषय बार बार दोहराया गया है। नृत्य के दृश्य हमें उत्तराखंड के लुकड़ियार के पाषाण की दृश्य याद दिलाता है कि वहाँ पे ऐसा पाया गया था। जंगली सांड का शिकार करते दिखाया गया। इस प्रकार के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े। एक अन्य दृश्य में एक जानवर की मौत की पीड़ा से तड़पते हुए वो शिकारी खुशी से चारों नाचते दिखाए गए। ऐसे चित्रों से प्रकट होता है मनुष्य में जानवर पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। आज भी अनेक जाति के लोग ऐसे व्यवहार करते हुए जन्म, मृत्यु और वयस्कता प्राप्ति और विवाह आदि के संपन्न किए जाने वाली धार्मिक और सामाजिक क्रिया को चट्टानों पर चित्रित उत्कीर्ण करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों के आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों नाचते गाते हैं। मतलब अभी जो ट्राइबल्स है वही करते हैं इस तरीके का। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों यथार्थ और संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका कुछ स्थानों पर चित्रों के 20% तक है जो एक दूसरे पर बनाए गए। यह प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती तो उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि चित्र और स्थान पवित्र विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में चित्र बनाए थे। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्य, अपनी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतें, उनके दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन, मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डी के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथा उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण वे शैल चित्र है जो आदिकालीन हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में छोड़ गए हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो ये हर चैप्टर से पहले देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैप दे रहे हैं। अब देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत बार पूछा, तो ये मैप मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर हो चाहे कुछ भी, एंशिएंट मिडिवल, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, मैप से ही बन रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। इनको तो एक चाहिए फोटोकॉपी एक जगह लगा लो, कर लो, कुछ भी है, ठीक है। प्राचीन नगर, आधुनिक नगर, देखो जहाँ देखो सिंधु घाटी सभ्यता इधर ही है सारी, जो इधर बसी हुई है, और यूपीएससी ने यहीं से 3-4 बार क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मान लो मांदा कहाँ है, कड़पालो, रोपड़, भगवानपुरा, हुल्लास, आलिमगुरपुरी, दिल्ली, सिसोल, बालू, ददेड़ी नगर, हड़प्पा, रायमांडेरी, गुमला, बेनावली, कालीबंगा, कोडीजी, चांदोड़ो, अमरी, सकतको, कागेंदोर, मोहनजोदड़ो, सुरकोतड़ो, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, बगतरा और दाइमावद। ये पता होना चाहिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। पर हाँ ये चीज़ ज़रूर देख लेना, स्टेज वाइज जरूर डिवाइड कर लेना। जैसे भाई ये गुजरात में है, ये महाराष्ट्र में है, ये यूपी के वेस्ट यूपी में पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ऐसे करके डिवाइड करके यहीं पे बना ले रहे हैं इसी डायग्राम पे। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। 1 मिनट रुको। अब देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जिसमें मैप खास तौर से इंपॉर्टेंट है। अब जो इस मैप में बारे में आए हैं, जो भी वर्ड आए हैं उनके बारे में जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लें। अब देखो सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मोहरें मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं। अब देखो मैं बता, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ने बहुत सारे, वो पहला चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वहाँ नहीं पूछता क्वेश्चन, पर हाँ वो पता होना चाहिए कि एमपी में वो सारी चीज़ें बस। पर यहाँ से आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ज़्यादा पता रहेगा। क्या क्या मिला है, प्रतिमाएं मिले, मोहरे मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, आभूषण मिले, पक्की मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल है। उस समय के कलाकार में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्वान थी। ठीक है,
उनके द्वारा बनाई गई मनुष्य तथा पशु की मूर्ति अत्यंत स्वाभाविक किस्म की है। उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। मणि मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता दो प्रमुख स्थल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब देखो ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे। हड़प्पा देखो ये रहा और मोहनजोदड़ो किधर है, ये रहा, ये सब पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा आपको मिल जाएगा पंजाब में। देखो ये बॉर्डर जो है पंजाब और पाकिस्तान वाले बॉर्डर में मिलेगा। नामक दो नगर थे जिनमें हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने वाले मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानघर आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है, इसे याद रख लेना। दोनों के दोनों पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले जिनमें लोथल और धोलावीरा। अभी देखो यहाँ पर दे दिया है गुजरात, ये पता होना चाहिए। राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में। दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा। पत्थर की मूर्तियाँ। हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्ति त्रिआयामी वस्तु बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है, 3D। ठीक है। पत्थर की मूर्ति में दो पुरुष प्रतिमा बहुत चर्चित है, जिनमें एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है और दूसरा दाढ़ी वाले पुरुष का आवास मूर्ति है जो शैलखंडी की बनी है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इसके आवास मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, ये इसी व्यक्ति की बात है। शॉल बाएं कंधे के ऊपर से है और दाहिनी भुजा के नीचे डाली गई है। शॉल त्रिफुलिया नमूने से सजी हुई है, ये देखा। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई है, मानो ये पुरुष ध्यान अवस्थित हो। नाक सुंदर बनी है, होठ कुछ आगे हुए निकले हो जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूछ और गुलमुच्छे चेहरे भी उभरी हुई दिखाई दी है। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं, उनके बीच में छेद है। बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाई देता है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद और गर्दन के चारों छोटे छोटे छेद बने, जिससे लगता है कि वो हार पहने हुए। ये कोई मतलब नहीं है पर ये चीज़ याद रखना कि कहाँ से मिली है। ये कांसे की ढिलाई जो आज भी अपने बहुत सारे क्षेत्रों पर प्रचलित है। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई से बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। उनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को डालकर बनाई जाती थी। ये तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब यह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांसे में मनुष्य और जानवरों दोनों की मूर्तियाँ बनाई गई है। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना एक लकड़ी की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुत में होता था। लोथल में पाया गया कि तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी भी प्रकार कमतर नहीं कहा जा सकता है। मिट्टी से बनी आकृति है। अब देखो मणि मूर्ति टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ जितना बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्ति में मातृ देव की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा लोथल में पाएगी नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाएगी मूर्ति मातृ देवी की मूर्ति से बहुत ही अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों को भी छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई है जिनके बाल गुथे हुए हैं, कुंडलित है, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं, टांगे चौड़ी है चौड़ी और भुजाएं शरीर के समांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक ऐसे ही मुद्रा में मूर्तियाँ बार बार पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि किसी देवता की मूर्ति है। एक सिंह वाली देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, चकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षी की आकृतियाँ, खेलने के पास एक गिड़िया चक्रिका डिस्क भी शामिल है। अभी जो आज भी इस तरह पे छोटे छोटे बच्चे खुद खेलते खेलते बनाते हैं। मुद्राएं मोहरे। पुरातत्वविदों की हजारों की संख्या में मोहरे मुद्राएं मिली है जो आमतौर पर शैलखंडी
और कभी कभी गोमेद और चक्करमर पत्थर, तांबा, कांस्य, मिट्टी से बनाई जाती थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली बेसा, बकरा वैसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई थी। इन आकृतियों देखो, ये टेस्ट सीरीज में पूछ लेते, यूपीएससी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लेना, इतना फैक्चुअल हो जाता है। यूपीएससी लॉजिक क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं आता तो पूछा नहीं। इन आकृति प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभाव के अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। अब यूपीएससी ये कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, क्यों यूज होता था, तो कॉमनली आप पढ़ोगे, ऐसे भी एक बार पढ़ के निकल जाओगे तो पता लग जाएगा। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, जो आमतौर पर सेलखंडी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई है। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश को जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते थे। इनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानव की आकृतियाँ भी बनी पाई गई है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार 1/2 से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में होता था, जबकि कुछ अन्य ऐसी किसी देव की आकृति भी मानते हैं। इसकी बात कर रहा है पशुपति मोहर। देखिए, एक सिंगा का हीरा। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मार के बैठी हुई दिखाई देगी। इस मानव की आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ शेर है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाएगी। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 12 सिंह है। इस तरह की मुद्राएं 25 से लेकर 19 ईसा पूर्व की है। ये सिंधु घाटी की प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई है। इनके सतहों पर मानव और पशु आकृति उत्कीर्ण है। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार आयतकार पट्टियाँ टेबलेट पाई जाती है, जिनमें एक और मानव आकृति, दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों और कोई अभिलेख हो। इन पट्टियों पर आकृति और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पाटियाँ बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख पशुओं से संबंधित जो उन पर चित्रित किए गए थे। मर्दभांड। इन पुरास्थलों में बड़ी संख्या में प्राप्त मर्दभांड मिट्टी के बर्तनों की शकल सूरत तथा उन्हें बनाने की शैलियों में तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूप से विषय विकास का पता चलता है। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि किस तरह पाए गए थे। घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार के चाक पर बनाए गए बर्तन है, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक है। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र है जो घुंडियों को पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृति पशुओं के डिजाइन बने। बहुरंगी मर्दभांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें से मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल है, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई है। उत्कीर्ण बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं, और जो भी पाए गए हैं उनके उत्कीर्ण की सजावट पेंदे पर और बल्ली स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित है। चित्रित पात्रों में से एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छिद्र उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन साहित्य पेय पदार्थ को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग की जाने वाली मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोने रुपये बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हो, लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, इसलिए खासतौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। अभी किसी इतना ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे नहीं जाएगा, कितना छेद है, क्या है, ये सब फालतू की बात है। आभूषण। हड़प्पा के पुरुष और स्त्री अपने आप को तरह तरह के आभूषण सजाते थे। बस अब ये चीज़ रखना कि वहाँ पे दोनों मेल फीमेल दोनों आभूषण पहनते थे। यह गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। हड्डियाँ भी पहनते थे, रत्न भी, ये सब याद रखना। गले के हार, फीते, बाजूबंद अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुषों और स्त्री दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, पर करदनियाँ, बूंदे, कर्णफूल और पैरों के कड़े या पैजनियाँ स्त्रियाँ पहना करती थी, जो आज भी पहना करती है।
मोहनजोदड़ो लोथल से ढेरों गहने मिले, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीश आभूषण, लटकने तथा बटने, सेलखंडी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल है। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पूर्वस्थल पर एक कब्रिस्तान स्वाधन पाए गए, जहाँ शवों को गहनों के साथ दफनाया गया। अब ये पीछे जिस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नहीं, छोड़ो। चुंदड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी विकसित था। अब ये बस ये पता होना चाहिए कि उद्योग थे वहाँ पे, और उद्योग स्थल ये थे। मनके कालियन, जुमानिया, सूर्यकांत, सपट्टिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवत मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं और संग सीपिया और पक्की मिट्टी भी मनके बनाने के काम में आती थी। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कई तस्तीर नुमा, बेलनाकार, गोल या डोलाकार होता था, तो कई खंडों में विभाजित होते। कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था, तो कुछ को काट कर रंग कर सुंदर बनाया जाता था। तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों, गिलहरों के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली दिखाई देते थे। उनका उपयोग पिन के नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुआ चक्रियाँ भी मिली है, जिससे पता चलता है कि उन दिनों के पास, अब देखो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, बस एक बार पता होना चाहिए क्या था वहाँ पे, क्या है, कितने जानवर है, क्या है। कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। पुरुष और स्त्री धोती और शाल जैसे 2 अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से लेकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। अभी देखो सब मोती आभूषण है वहाँ पे जो पाए जाते थे। प्राकृतिक खोज से मिली चीज़ों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार फैशन के प्रति जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियों सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरे पर लेप लगाती थी, जो आज भी लगाती है। धोलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले, जिनसे प्रकट होता है सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी कलाकार शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थर पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और उन्हें रंगने और जानवरों के पौधों, पक्षी के साधारण रूप पर टेराकोटा का निर्माण प्रमुख है। अभी टेराकोटा खिलौने हैं ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है। नर्तक की मूर्ति। सिंधु घाटी कलाकृतियों से श्रेष्ठ कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी कांस्य प्रतिमा, जिनकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है, मोहनजोदड़ो में पाई गई है मूर्ति। अब देखो कहाँ पाई गई है, ये पता रखना है। यह मूर्ति तत्कालीन डलाई कला के एक उत्तम नमूना है। नर्तकी त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। ये लगभग नींव स्तर, उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गुथे हुए हैं। उसकी बाई भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है। वह अपनी दाई भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुई है। कोड़ियों में बना एक हार उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है। उसके दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका है। उसका बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्राओं से घुटने में कुछ ऊपर बाई जांघ पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी है और नाक चपटी है। यह आकृति भाव व्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से उत्प्रोत, इसमें बहुत कुछ कह रही है। वर्षभ प्रतिभा मोहनजोदड़ो से मिली, ये भी याद रखना, में पाई गई एक कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय, क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वर्षभ और आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वर्षभ गुस्से में अपने सिर दाएं और घुमाए हुआ और इसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। पुरुष धड़ की मोतीलाल पत्थर बनी है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और पंगों में गड्ढे बने हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। चित्रित मुद्रांड, मतलब ये पता रखना, चित्रित मुद्रांड पाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में पाए गए पात्र कुम्हार के चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से इस पर एक आकर्षक रूप दिया है। आगे पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्रों को काले रंग से रंगा गया था। इसमें बने हुए चित्र वनस्पति और ज्यामितीय आकृतियों के वैसे थे। चित्र साधारण लेखनी में अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई गई है। मार्तोका जिसकी पूजा होती थी। मार्तोका मूर्तियों का आमतौर पर बद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हाथ लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए करदेनी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसे आवरण, दोनों तरफ प्यालेनुमा उभार सिंधु घाटों की माता देवी की प्रतिमा की अलंकारिक विशेषता है। इन आकृतियों गोल मोल आंखें और चोंच जैसी नाक बहुत बद्दी दिखाई देती है। उनके मुंह ऐसा लगता है जैसे चीर कर बनाया गया हो। ठीक है,
अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे अब क्या एनसीईआरटी ने क्या किया ना, ये पहले से दे दिया है ताकि जिन बच्चों को मतलब कि, मेरा मानना है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, ये मैप है। इनको बस याद रखना कि इनको राज्यवार जो है अच्छे से वो कर लेना, डिवाइडेड। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही है यहाँ से। अब देखो मौर्यकालीन स्थल है, यूपीएससी ने देखो 2019 में यहाँ से पूछा, और इससे पहले जो मैप देखे थे वहाँ से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो ये पता होना चाहिए। देखो ब्रह्मगिरी कहाँ है, येरागुड़ी कहाँ है, मस्की कहाँ है कर्नाटक में, सन्नति कहाँ है, सोपारा कहाँ है, धौली, जोगढ़, कलिंग, ठीक है। गिरनार यूपीएससी 2020 में भी पूछा फिर, ठीक है। लंपका, कंधार, मनसेरा, साब्जगढ़ी, तकसीला, अब ये पता होना चाहिए। कलसी, तोपरा, भरूप, दिल्ली, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, यूपी वो वहाँ पे है नेपाल में। सारनाथ, पाटलिपुत्र, सारनाथ यहाँ है, कौशाम्बी, ठीक है, गुजारा, उज्जैन, सांची, रूपनाथ, पनगुरिया। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। गिरनार के बारे में पूछा यूपीएससी 2020 में। अब तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ ये मैप है, इसलिए अब क्या यूपीएससी ने अलग से, मतलब ये एनसीईआरटी वालों ने अलग से दे दिया, लेकिन कि मेरा मानना तो फोटो निकलवा लेना ज़्यादा बढ़िया वो रहेगा। मौर्यकालीन कला, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है मौर्यकालीन, जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि संसद पे ये लगाया गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। दोनों धर्म जल्दी लोकप्रिय हो गए क्योंकि सनातन धर्म के वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया और ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ जिसने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। ये चीज याद रखना। धार्मिक पद्धतियों में कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती है। उस समय यक्ष और मातृदेव की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्वान थे, तथापि उनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद में काफ़ी लोकप्रिय, लेकिन आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म विलीन हो गई। तो ये चीज़ भी याद रखना कि यक्ष यक्षिणी की जो है तीनों धर्मों में पाई जाती है। खंबे, मूर्ति और शिल्पकृत वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा के एक अंग हो गया। तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टान काटकर गुफाएं, विशाल मूर्तियां बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया कि एकमेनियन साम्राज्य में विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ है जिनमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। ये मेंस का क्वेश्चन है। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसी जानवरों की आकृति उकेरी हुई है। सभी शिष्कार्तिक हष्टपुष्ट और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर में स्तंभ में कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है, जिसमें बिहार में बसखरा या बखीरा, याद रखना, लोहरिया नंदनगढ़ रामपुरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और सनकीसा सारनाथ में देखे जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखना। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये आज हमारे राष्ट्रपति को, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछ सकता है क्योंकि ये अभी जो संसद बनी है उसके ऊपर लगाया गया है। तो ये चीज़ याद रखना। ये आज हमारे राष्ट्रपति भी और एक बड़ी सावधानी से उकारा है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए चारों सिरों को बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित है। याद रखना कहाँ से मिला है, सारनाथ से मिला है। इस वेदी के निचले भाग में घोड़ा है। क्या क्या मिलता है इसके नीचे? घोड़ा, सांड, हिरन और गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। तो ये चीज़ याद रखना, 3 चीज़ें मिलती है, घोड़ा मिलता है, सांड मिलता है, हिरन मिलता है। जैसे मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशलों की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धर्मचक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक और बुद्ध के जीवन के महान ऐतिहासिक घटना का घोतक है। तो ये चीज़ याद रखना किससे संबंधित है, धर्मचक्र परिवर्तन। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों के और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्षकृतियों वाले स्तंभ बनाए गए, स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई।
इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद है, जिसमें यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चल के किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों की बड़ी भारी मूर्तियां पाई गई है। ये विशाल प्रतिमा अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई है। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश हुई यानी चिकनी है। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता स्पष्ट दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। एक लंबी और ऊंची और सुगठित, अभी पता होना चाहिए ये वाला, एक लंबी ऊंची और सुगठित प्रतिमा, और इसे देखने से पता चलता है इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। इसके प्रतिमा की सतह चिकनी थी। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि बहुत अंतर दिखाई देता है। उड़ीसा में धौली स्थित चट्टान को काटकर बनाई गई विशाल हाथी को आकृति को, अब ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ये आकृति मूर्तिकला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण है। बिहार में, अब देखो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। बिहार में बाराबर की पहाड़ियों में सेलकत गुफा, चट्टान को काटकर बनाई गुफा जिसे लोमस ऋषि गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवर्ताकार चैत्य चाप या मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब के गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार और उसके पीछे गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की तरह एक तरफ की दीवार पर है। यह गुफा सम्राट अशोक द्वारा आजीव, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी, अब देखो ये क्वेश्चन यहीं से इसी पैराग्राफ 3-4 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी ने। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अकेला उदाहरण है, मगर पर्वतीय काल में पूर्वी पश्चिमी भारत में अनेक गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूप और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ था। यह भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2014 का ऐसे क्वेश्चन है। किंतु अनेक उदाहरण ऐसे मिले जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनती रही। ये जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों रेलिकस पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, वेतद्वीप में पावा, नेपाल में कपिल वस्तु, अल्लकप्पा, रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलीवान में स्थापित है। ये चीज़ याद रखना, ये कहाँ पाए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों परिसर के भाग थे, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठित बौद्ध धर्म के हैं। ऐसे पूर्व 3वीं शताब्दी के स्त्रीय शासन के एक उदाहरण राजस्थान में बेहराट स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, अशोक के शासन काल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में इसे पत्थर से ढक दिया गया और नई नई चीज़ें भी लगा दी गई। अब ये याद रखना, सांची जो अशोक ने बनाया था। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिन्हें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के दौरान उसके बाद में हमें ऐसे अनेक अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं के नाम, कहीं कहीं तो उनके पैसे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षणों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराज भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों और शिल्पकारों को भी नाम भी दिया गया। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोडानो गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लिखित है। कुछ अभिलेख शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियाँ जैसे प्रस्तर, उत्कीर्ण, स्वर्णकार, पत्थर घिसने चमकाने वाले बड़े आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षण के सौजन्य से कराए जाने का उल्लेख भी किया गया। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। हाथी कहाँ, धौली में ये है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। लोमस ऋषि गुफा और यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा। सिंह सेट्स, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा सारनाथ में, आपकी बार की इम्पोर्टेंट है। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लॉइन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्य कालीन मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना के समय में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बार आ भी सकता है क्वेश्चन। इस शीर्ष के बोले तो 5 अवयव भाग थे। स्तंभ सेप्ट जो अब कई भागों में टूट चुका है, एक कमल घंटी का आधार, उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिण दिशा के साथ दिखाए गए हैं, 4 तेजस्वी सिंहों आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ है, एक सर्वपल्ली तल धर्म चक्र जो एक बड़ा पहिया है और यह समय
चक्र उस टूटी हालत में और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है इस वाले को। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय सुरक्षित रखे सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर चार सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों के चारों आकृति अत्यंत प्रभावशाली ठोस है। प्रतिभा की स्मारक की विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरों के पेशी विन्यास बहुत सुंदर प्रतीत होता है। होठों की विपरीत रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव दर्शाता है कि कलाकार अपने सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख को स्वाभाविक चित्रण करने सफल रही है। ऐसे प्रतीत होता है कि मानव शेरों ने अपने भीतर सांस रोक के रखी। अयल कैसे की तरह की रेखाएं तीखी है और उसमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया, जबकि मौर्यकालीन मूर्तिकला की खास विशेषता है। शेरों को घुंघराली अयल राशि आगे निकली हुई दिखाई है। शेरों के शरीर के बाहरी भुजों को फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किस पर्पज से बनाया गया था क्या है वो इंपॉर्टेंट है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना है जिसमें चारों दिशाओं में फैले कुल मिलाकर 24 आ रहे हैं। यही है कि अपने भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में यही लिया गया है। पते चक्र के साथ सांड है, ये भी पता रखना। सांड है, घोड़ा है, हाथी है, शेर है। ये चीज याद रखना, शेर, हाथी, घोड़ा, सांड। चक्र का एक स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति से सतह जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत उनकी मुद्रा शेष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृति में ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार सीमित स्थान में भी दर्शाने का पर्याप्त क्षमता थी। वर्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प के प्रत्येक पखंडों की सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों में सुंदरता से उकेरा गया एक स्तंभ को आकृति होने के कारण समझा गया कि इसके चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए इसे दृष्टिबिंदु कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई है। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, वह टूटी फूटी हालात में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने कम परवर्ती काल में भी जारी रहा है। अब यक्षण दीदारगंज में जो है बिहार में पाया गया था। ठीक है। हाथ में चामर ये वाला पकड़े गए खड़ी यक्षिणी की जो आत्मकम मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। ये मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। ये लंबी मूर्ति बलूका पत्थर की बनी है। इसके अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसके तहत सतह पॉलिश चिकनी से यक्षिणी को दाहिने हाथ में चोरी पकड़ते हुए दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल घटीली काय के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चेहरा कपोल गोल और मांसल दिखाए गए, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट पर लटका हुआ। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधो वस्तु को बड़ी सावधानी से बनाया गया। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाई दिया गया है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाकों की मध्यवर्ती पट्टी अपने ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिरी हुई है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि घाटें बंधी है, पीठ खुली है, पीछे का वस्तु दोनों टांगों ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौड़ी पट्टी में पीठ पर फटी हुई रेखा। ये कोई मतलब नहीं, परंतु ये है कि कहाँ पाया गया है, बस वो चीज़ याद रखना। स्तूप आराधना भरभूत, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। परिवर्तित शताब्दी के स्तूपों में बहुत सी विविधताएं जोड़ दी गई, जैसे प्रतिमा अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे बने के स्तूप जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार डोल, एक वर्ताकार अंडा, चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ये भाग इसे जबकि यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन इसीलिए तो आया था यहाँ से, जो कि तो रहे, लेकिन आगे चल के इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए हैं। इस प्रकार स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती है और उनमें यथावत परिवर्तन कर सकते हो, नई प्रतिमा उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध की प्रतीकों जैसे पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि समय पूजा आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा है बौद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथा
स्तूपों की परिक्रमा परतों या तोरण द्वारों पर चित्रित की गई चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप में संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, लेकिन मूर्ति आकृति में सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, धम्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण जी की घटनाओं को अक्सर चित्रित किया गया है। जिन कथाओं को अक्सर रहने के स्थान पर बार चित्रण दर्शाए गए वे मुख्य रूप से छंदक जातक, विदुर पंडित जातक, रूर जातक, शिबी जातक, शेषा जातक और सम जातकों से है। वो उतना का मतलब नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आए, चलो ठीक है, ये कल पढ़ेंगे, लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर्ट एंड कल्चर को इस वीक में 11th-12th में दोनों कंप्लीट कर दूंगा। कोई बचा भी है? सब भाग गए? सर हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये बोला 11th-12th काफी है ना।